हेलो जायज़, आपका स्वागत है गुफ्तगू पॉडकास्ट में। कैसा लग रहा है भोपाल आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल आकर, और ये मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ क्योंकि इससे पहले भी मैं यहाँ पर आई हूँ जब मैंने अभी लास्ट मूवी करी थी धारीवाल सर की, और उसके बाद ये मेरा सेकंड टाइम है। और अभी मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ भोपाल में, क्योंकि हमारी जो सारी टीम है मूवी की, जो भी कास्टिंग हुई है, मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम सारे अलग अलग मतलब जगह से आए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सारे फ्रेंड्स हैं। जितनी भी कास्टिंग हुई है उसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हम लोग डेली मस्ती करते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, साथ में हम रिहर्सल भी करते हैं। तो सारी चीज़ें वहाँ की जो डीओपी है, हमारे डायरेक्टर सर है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं और सबका बहुत पोलाइट नेचर है। तो मतलब फुल ऑन मस्ती चल रहा है? फुल ऑन मस्ती चल रही है। ओके ओके। और जितने भी इसके अंदर एक्टर्स हैं सब बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, अलग अलग सिटीज से, लोकेशन से आए हुए हैं? हाँ, कुछ बॉम्बे से भी है, और मतलब कि एक इसमें जो कॉमेडी कैरेक्टर कर रहे हैं राजू, वो उड़ीसा से है। और बाकी मेरे जो साथ में फ्रेंड्स लोग हैं जो अब बन गए हैं, कुणाल है वो भी मुंबई से है, और जो लीड में एक्टर है अनूप वो भी मुंबई से है, और जो और भी उसमें कैरेक्टर्स है वो भी सारे मुंबई से हैं। ओके। और आपका इस फिल्म के अंदर क्या कैरेक्टर है? आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में? मेरा इसमें ऐसे लीड है, और मैं जो हीरो है उसकी बेस्ट फ्रेंड का कैरेक्टर कर रही हूँ। और मेरा ये है कि मैं उसको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, और वो कुछ भी, अगर कुछ भी उसको मतलब गुस्सा आता है या वो कुछ भी चीज़ें हाइपर होके ले लेता है, तो मैं बोलती हूँ कि इजी हो जाएगा और ये सब चीज़ें तू मत करे, खून खराबा मत करे। तो हम लोगों का, मैं इन लोगों को समझाती रहती हूँ। तो मैं बहुत समझदार लड़की हूँ इस कैरेक्टर में। ओके ओके। मैंने आपके करियर्स के अप डाउन्स भी सुने हैं कि अभी आप जब बॉम्बे शिफ्ट हुए थे, हाँ जी, 2019 समथिंग, हाँ जी, हाँ जी, फरवरी में, हाँ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, और लॉकडाउन के बीच में ही आपको एक सीरियल भी मिला था, कुमकुम भाग्य। हाँ जी। तो तब से लेके आज तक का सफ़र कैसा रहा? और जब कुमकुम भाग्य आपको मिला था लेकिन आप लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए थे, फिर आप दिल्ली चले गए, फिर आप जॉब करने लगे, फिर आपने एल्बम शूट किया, फिर से आप वापस आए, तो ये पूरे सफ़र में क्या प्रॉब्लम आई और किस तरीके से ये अप एंड डाउन हमने देखा? एक्चुअली सर ये हुआ कि मेरा बचपन से शौक़ था। मैं जब श्रीदेवी मैम की मूवीज़ देखती थी, और मेरा भी एक्चुअली बबली कैरेक्टर है कि मैं मस्तीखोर बहुत ज़्यादा हूँ, और मैं उनको देखती तो मैं सोचती थी कि मैं भी कभी एक्टिंग करूँगी। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि हाँ मैं भी एक्टिंग फील्ड में आऊँगी। बट मुझे फिर मौका मिला जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, और मेरे पास फेसबुक पर मैसेज आया था। तो फैशन शो था, डिज़ाइनर फैशन शो था, उसके लिए मैं दिल्ली गई थी फर्स्ट टाइम। फिर वहाँ से मुझे कांटेक्ट मिला उनके थ्रू, कास्टिंग डायरेक्टर का, एक कास्टिंग एजेंसी थी मुंबई से। तो फिर उनका मुझे मैसेज आया था कि जैसे आप कुंडली भाग्य उसमें तो अभी फ़िलहाल कास्टिंग चल रही है, तो आप एक बार आकर ऑडिशन दे दो। तो फिर मैं उसके लिए सर 25 डेज़ के लिए गई थी मार्च में, और उस टाइम पे सब कुछ कोरोना और ये भी चल रहा था। तो मैंने जाकर ऑडिशन दिया, और मैं गई थी आई थिंक कुछ मतलब मुझे 5 दिन हुए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया 23 मार्च को। तो मुझे बहुत फील भी हुआ कि सब कुछ मैं बहुत खुश थी। मैंने घर पे मम्मा को भी कहा, मेरी नानी जी को भी, सब खुश थे कि चलो अच्छा अब कंटिन्यू कैरेक्टर मिल गया, जो चाहती थी वो चीज़ें हो गई। फिर मुझे प्रोडक्शन से कॉल आया कि शायद जैसे मतलब अभी 2 साल तक हो सकता है कि लॉकडाउन होगा, तो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा डाउन हो गई कि ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ ये वो चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें सबके साथ होती है। फिर उसके बाद मैं घर चली गई, और फिर मैंने जोश ऐप के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर वर्क किया, और फिर वर्क करते करते फिर मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर उसमें रील्स के कैंपेन किए। फिर मुझे बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आने लगे इंस्टाग्राम पे। उसके बाद फिर मैं जॉब के लिए दिल्ली चली गई। तो वैसे मैं आई एम ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मैंने वहाँ पर जॉब करी 8 महीने। फिर मैं जॉब कर रही थी, फिर वापस मेरे पास मुंबई से कॉल आया कि जैसे तुम
अभी तक आई नहीं हो, तब तुम आई थी 2019 में, तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए। अभी और भी टीवी सीरियल्स स्टार्ट हो रहे हैं, मूवीज़ स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर। तो फिर उन्होंने मुझे म्यूज़िक एल्बम कुछ बताया कि कश्मीरी लैंग्वेज में है, एक दिल्ली में शूट होगा और एक कश्मीर में शूट होगा। तो फिर मैं पहले कश्मीर गई, वो भी फर्स्ट टाइम था, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब मुझे एक ऐसे वो कहते हैं ना कि जन्नत है, तो मतलब वहाँ से तो आने का ही मन नहीं कर रहा था। बट वो भी मैंने कश्मीरी लैंग्वेज में किया, और फिर जो मैंने दिल्ली में किया वो भी कश्मीरी लैंग्वेज में था। ये 2 सॉन्ग मैंने किए। उसके बाद फिर मैं वापस मुंबई गई, अभी फेब में 2024 में वहाँ पर गई। उसके बाद फिर मुझे वहाँ से जो एक कास्टिंग एजेंसी थी मुंबई में, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक साउथ की मूवी है, तो आपका लुक वैसे जा रहा है, तो आप एक बार ऑडिशन दे देना। तो फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गई थी सर। तो मतलब मुझे ऐसे यकीन नहीं था कि हाँ मैं शायद कर पाऊँगी या हो जाएगा ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं लॉकडाउन के टाइम थोड़ा ये सब चीज़ें थोड़ा नर्वस फील करने लग गई थी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जब वहाँ से कॉल आया मुझे, मेरा फाइनल हुआ ऐसे लीड, तो फिर मैं थोड़ा इस चीज़ को लेके भी नर्वस थी कि वहाँ पर बहुत लैंग्वेज बैरियर होते हैं, कि वहाँ पर साउथ में थोड़ा तेलुगु भी आपको आनी चाहिए, और मैं कैसे करूँगी। बट मुझे जब मैं रश्मिका मैम और श्री लीला मैम इनको देखती हूँ, तो जो इनके एक्सप्रेशन होते हैं और जो उनका डांस होता है, और मुझे मतलब डांस मतलब करने का बहुत शौक है। तो मैं सोचती थी हमेशा ऐसे कि जब मुझे कभी साउथ का कोई भी प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैं मस्त बिंदास एकदम करूँगी वो। तो मुझे इतना इसलिए टेंशन भी नहीं था। बट मैं वहाँ पर गई तो मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर बोलते थे कि अगर आप साउथ की मूवी कर रहे हो तो वहाँ पर बहुत ऐसे रूडली बिहेवियर भी होता है, डांटते भी हैं डायरेक्टर्स, ये वो चीज़ें अच्छे से करना। बट मैं वहाँ पर गई तो उनका बहुत पोलाइट नेचर था, बहुत बहुत ही बढ़िया टीम थी, वो मुझे सपोर्ट भी करते थे। और मैं उनको कहती भी थी वहाँ पर डायरेक्टर सर को भी, और भी जो DOP सर थे, कि सर मुझ में जो भी कमी है, मेरी फर्स्ट मूवी है, तो आप मुझे मेरी कमी बताइए कि जो मैं उस पर अच्छे से वर्क कर सकूं, ताकि मैं और भी आगे के प्रोजेक्ट के लिए रेडी हो सकूं। तो उनको मेरी ये बातें बहुत अच्छी लगती थी, कि मतलब कि जैस की एक ये आदत है कि वो ये नहीं बोलती कि मुझ में क्या खूबियां हैं, मुझे ये बताओ कि मुझ में क्या कमियां हैं। और तो उनको ये चीज़ें अच्छी लगी। फिर उन्होंने मुझे थोड़ी थोड़ी वहाँ पर लैंग्वेज भी सिखाई तेलुगु की, बेटा ये ऐसे ऐसे, बाकी तो डबिंग हो जाएगी। बट मुझे अपनी एक्टिंग करनी थी, तो मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं एक्टिंग अच्छी करती हूँ सर, तो वो मेरे काम में वहाँ पर आई। और ऐसे करके मेरे वहाँ पर 40 दिन कंप्लीट हुए, और मैं अभी भी मिस करती हूँ। तो ये हमारा हैदराबाद और बेंगलोर में शूट था। उसी के बाद में जब वहाँ से यहाँ आई, तो वहीं से कोई जो कास्टिंग वाले सर थे, उन्होंने यहाँ पर जो कास्टिंग एजेंसी है मुंबई में, उनको मेरी प्रोफाइल गई। फिर उन्होंने इधर जो मैंने अभी महेंद्र धारीवाल सर की मूवी करी है नफरतें हैं, वो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ भोपाल आई थी मतलब पिछले महीने करने के लिए शूट। तो उसमें लीड में कोई साउथ की एक्ट्रेस है, तो वो फाइनल हो गई थी, और उनका शूट भी हो गया था 20 डेज़ का। तो तब उनको सेकंड लीड के लिए चाहिए था। तो उसमें हम 4 कैरेक्टर हैं, मतलब फर्स्ट लीड, सेकंड लीड, और उसमें 2 बॉयज़ और हैं। तो वो भी पूरी रोमांटिक मूवी है, और उसमें ड्रामा भी है, सैडनेस भी है, सारी चीज़ें हैं। अब मैंने ये किया, उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर और भी, जैसे कि लाइन प्रोड्यूसर है बाबर, ये लोग ये मिले, तो इन्होंने बताया कि और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो फिर इन्होंने भी मुझे कुछ कांटेक्ट दिए कास्टिंग एजेंसी के, मुंबई के मुकेश छाबड़ा सर, इन लोगों के भी दिए, और भी जो कास्टिंग एजेंसी है। फिर मैं वहाँ पर गई, तो ये जो मैंने शूट किया था साउथ का, फिर उनके थ्रू एक बंदे का मेरे पास आया, कोऑर्डिनेटर थे वो। उन्होंने कहा कि पवन सर है, जो अभी हमारे डायरेक्टर है पवन सिंह सर, उनका प्रोजेक्ट है, तो आप ऐसे लीड करोगे, लेकिन आपको पहले ऑडिशन देना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग मुझे नहीं जानते थे, मैंने उनको प्रोफाइल सेंड करी, उनको प्रोफाइल अच्छी लगी। फिर मैंने जाकर ऑडिशन दिया, और फिर मैं वहाँ पर फाइनल हो गई। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा कि जहाँ पे भी हमने काम किया है वहाँ से हमको दूसरा काम मिला है। और मैं सर एक चीज़ ये कहना चाहूँगी हर एक एक्टर्स के लिए, कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चाहे आपसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, या कोई भी स्पोर्ट बॉय भी हो, मतलब कि आपको सबको एक इक्वल लेके चलना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हर कोई अपना काम अच्छे से कर रहा है। क्योंकि कई बार चीज़ें मैंने जो सुनी है कि एक्ट्रेस
मतलब ये चीज़ें गलतियां कर देते हैं कि वो अपने टेंट्रम्स बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। मतलब जहाँ दिखाने चाहिए वहीं पर दिखाना चाहिए। अगर आप उस लेवल पे भी हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आप भी उस मतलब कि जो आप जिस लेवल पे थे, जहाँ से आप आए हो उठकर, वो लोग भी उसी जगह से उठकर काम कर रहे हैं। तो आपको उनको सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए। तो आपका नेचर बहुत मायने रखता है और वही आपको काम भी आगे प्रोजेक्ट में दिलाता है। तो मैं ये चीज़ मानती हूँ। आपने तमिल से स्टार्ट किया, तमिल हाँ। फिल्म से स्टार्ट किया और हिंदी इंडस्ट्री में आया। हाँ जी सर। तो इस बीच में कोई प्रॉब्लम आई या आपने कैसे अपने आप को हिंदी इंडस्ट्री में डाला, या हमारा पहले से माइंड सेट था कि मुझे तमिल भी करना है या हिंदी भी करना है, तो ऐसा क्या हुआ जो आप हिंदी में आ गए? सर वैसे तो मेरा पहले से माइंड सेट था कि मैं हिंदी फिल्में करूंगी, बट ये सडनली चीज़ें ऐसे घूमकर हो गई कि मुझे साउथ का प्रोजेक्ट मिल गया। तो मैंने साउथ का प्रोजेक्ट किया। तो मेरे लिए हिंदी फिल्म में करना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि मुझे पता था सारी चीज़ें मैं देख रही थी, और क्योंकि मैं फिल्म सिटी में भी मेरा आना जाना था। तो मैं जब कुमकुम भाग्य के लिए गई थी तो मैं वहाँ पर बहुत सारे मतलब सारे जो कास्टिंग थी वहाँ पर, और जो और भी कैरेक्टर थे टीवी सीरियल्स के, तो उन लोगों से मिली थी। तो मुझे पता था कि इतना मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी। बाकी मैं हूँ चुलबुली, तो मैं सबसे मिलजुल जाती हूँ, तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किलें नहीं आई। बाकी ये चीज़ मायने रखती है कि आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, तो आपको काम मिलने में कोई मुश्किल नहीं है। और रही बात कि आपने जैसे पूछा कि इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स रही या नहीं रही, तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर कांटेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आपका एक रिलेशन भी अच्छा होना सबसे ज़रूरी है, कि अगर आप इस प्रोडक्शन में काम कर रहे हो और वहाँ से अगर आपका वहाँ पर बिहेवियर अच्छा है तो आपको वहीं से दूसरे प्रोडक्शन में भी काम मिलेगा। तो आपके लिंक भी अच्छे होना ज़रूरी है। ठीक है। अभी आप एमपी से हो और एमपी से बॉम्बे में जाके काम करना बहुत बड़ी बात है। फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था जब आप बॉम्बे शिफ्ट होने वाले थे, और फैमिली वालों का तब क्या रिएक्शन था जब आप काम करने लगे थे? तो इस पे क्या रिएक्शंस दोनों चीज़ों में क्या थे, और आप जब बॉम्बे गए थे तो किस तरीके से आपने घर वालों को मनाया था? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, और मैं इस बारे में ये कहूँगी कि मुझे अगर सपोर्ट मिला है तो मेरी मॉम की तरफ से, मेरे ब्रदर और मेरी नानी जी। तो मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं, मेरे फादर नहीं है, तो मुझे उनका तीनों का सपोर्ट मिला। जब मैंने फर्स्ट टाइम दिल्ली में फ़ैशन शो किया था, तो मैं मिस दिल्ली रही थी 2019 में। उसके बाद फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी मुझे एक्टिंग करनी है, या तो मैं टीवी सीरियल्स में करूँगी या तो मूवी में करूँगी ट्राई। तो मम्मी ने कहा कि नहीं बेटा, आप पता नहीं वहाँ पर बहुत मुश्किल चीज़ें होती होगी, कैसे आप वहाँ सरवाइव करोगे, वहाँ का जो रेंट होता है सारी चीज़ें, और हमारे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, ना हमारे वहाँ रिलेटिव्स है। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ें कही, बट मेरे मुझे जुनून था कि हाँ मुझे करना है, मुझे किसी भी हद में बस ये करना है, और मैं अपना जब अच्छा बेस्ट करूँगी तो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले मम्मी को मनाया। तो मेरी नानी जी थोड़ी ये थी कि नहीं बेटा, उसको अभी जॉब करने दे, उसने भी फ़िलहाल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो फिर मैंने इसलिए ग्रेजुएशन भी, उनकी खुशी के लिए ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। फिर मैंने मम्मी को मनाया। तो फिर वहाँ पर सेकंड ये था कि मेरी फैमिली, जो मेरे रिलेटिव्स है, वो नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ पर जाऊँ और मैं एक्टिंग करूँ इस फील्ड में। वो उनकी थोड़ी सोच थी कि शादी वादी करके लड़कियों को सेटल हो जाना चाहिए, जॉब करो, क्या रखा है इन सब चीज़ों में, वहाँ पर पैसा होना चाहिए तब आप जाके लॉन्च होते हो। तो उनकी थोड़ी ये चीज़ें सोच थी। तो फिर मेरे घर वाले ये सब चीज़ें समझते थे कि अगर उसमें है, वो ज़िद्दी है तो वो करेगी। तो मुझे फिर मम्मी ने सपोर्ट किया। फिर मैंने जब 2019 में मिस दिल्ली में रही, फ़ैशन शो किया, तो उनको थोड़ा एक ये हो गया कि नहीं वो कर सकती है। फिर मुझे 2 से 3 महीने घर से मम्मी पैसे मुझे हमेशा ट्रांसफ़र करते थे, मेरा रेंट, ये वो चीज़ें। तब मैं वहाँ पर बहुत स्ट्रगल भी कर रही थी। मैंने मेरे साथ ये सिचुएशन भी रही है कि मैंने चाय बिस्किट्स में भी टाइम निकाला है वहाँ पर। और मैं एक अम्बोली में एक 10,000 पे रेंट पे रही हूँ, और उसमें भी हम 2 लड़कियाँ शेयरिंग पे रहते थे।
तो ऐसे भी टाइम मैंने निकाला है, ऑडिशन भी बहुत बहुत जगह जाकर मैंने दिए हैं। तो कई बार बहुत सारी चीज़ें भी हुई, अप एंड डाउन्स भी हुए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं वापस घर जाऊंगी, क्योंकि मैं मम्मी को बोल कर आई थी कि हाँ मैं करूँगी। फिर मैंने जब मैं साथ में जो मेरे लड़की थी तो वो काफ़ी मतलब 4-5 साल से मुंबई में थी, तो उसने मुझे कहा कि जैस तू प्रिंट शूट कर, पहले उससे स्टार्ट कर। तो फिर मैंने प्रिंट शूट स्टार्ट किए, तो फिर मैंने फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा इनके लिए स्टार्ट किए। तो फिर सबसे पहला प्रिंट शूट मिंत्रा के लिए किया हाँ, या मैं फ्लिपकार्ट के लिए। उसके बाद फिर मुझे फ्लिपकार्ट के लिए जब मैंने शुरू किए तो वहाँ गोरेगांव वेस्ट में होते हैं और ईस्ट में शूट होते हैं प्रिंट शूट्स के। तो वहाँ से फिर मुझे ऐसे करते करते कम से कम 10 स्टूडियो मिल गए, और फिर मैंने उसी से फिर मेरे पास अर्निंग होने लगी। फिर मैंने वापस से तो और अच्छे से फिर और जुहू शिफ्ट किया। फिर वहाँ से मेरा सब कुछ बिल्कुल सेटल होने लगा। थोड़े थोड़े अप एंड डाउन्स भी आने लगे कि कभी कभी हमारे शूट होते थे, कभी नहीं होते थे। फिर वहाँ से मुझे और म्यूज़िक एल्बम मिल गए, फिर और टीवी सीरियल्स इनके कॉन्टेक्ट मिल गए। लेकिन बट मेरा ये सोचना था कि मुझे टीवी सीरियल्स में अभी फ़िलहाल नहीं ट्राई करना है, पहले मैं थिएटर करूँगी। फिर उन्हीं पैसों से मैंने थिएटर किया 6 मंथ मुंबई में, और फिर उसके बाद ये चीज़ें खुद ब खुद सब कुछ होने लगी कि फिर मुझे फर्स्ट फिल्म मिली साउथ की, और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर हूँ। सो आप जब बॉम्बे शिफ्ट हुए थे 2021 में, तब एक इंसिडेंट हुआ था सुशांत सिंह जी का। अब वो आई डोंट नो मर्डर हुआ था कि उन्होंने सुसाइड किया था, लेकिन सारे एक्टर्स, न्यू कमर्स और फैमिली मेम्बर्स उनके घबरा से गए थे कि नहीं नहीं आ जाओ वापस। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, तो ऐसा आपके साथ भी हुआ? और इस टाइम पे फिर आपने कैसे अपने आप को बॉम्बे में अपने आप को अच्छे से सेफली रखा और घर वालों को किस तरीके से मना के रखा? ये चीज़ें हुई थी सर मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी यहाँ पर तब नई थी, और घर वाले तब थोड़ा कुछ मतलब 3 से 4 महीने से डरे हुए भी थे कि बेटा आप भी वहाँ पर मतलब आपको कोई जानता नहीं है, आपका कोई बैक सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा अपना ख्याल रखना। मैं कहीं भी जाती थी, ऑडिशन देने के लिए जाती थी, तो मुझे लेट नाइट भी हो जाता था, कभी 12 बज जाते थे, कभी 10 बज जाते थे, तो कभी कई बार मैं लेट भी आती थी। मेरे प्रिंट शूट भी होते थे तो मुझे 1-1, 2-2 भी बज जाते, क्योंकि हमारी मतलब बहुत काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों को वहाँ पर खड़े रहना पड़ता है स्टूडियो में। तो हमारे 8 से 15 घंटे तक हम लोगों को शूट करना पड़ता है, तो मुझे रात के 3-4 भी बज जाते थे। तो मम्मी तब भी सो नहीं पाते थे, वो बोलते थे कि नहीं बेटा अभी वहाँ पर मतलब जो सुशांत सर है उनका ये सब कुछ केस हुआ है, जब लड़के सेफ नहीं है तो फिर आप जाते हो वहाँ पर, थोड़ा ख्याल रखो। ऑटो से जाते हो या उबर से जाते हो तो थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों को, किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, सबसे अच्छे से रहो, कोई किसी को जवाब नहीं देना है। अगर नहीं काम हो रहा है तो आप अपना चुपचाप से वहाँ से निकल जाओ। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि मम्मी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ केसेस हो जाते हैं, तो इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। तो मैं उनको हमेशा यही चीज़ें समझाती थी। फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें सेटल हो गई कि जब कोई चीज़ें होने वाली होती है तो वो अपने आप हो जाती है। कि हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे केसेस होते रहते हैं, लेकिन अगर बात रही खुद की कि जो ये सुशांत सर का केस हुआ था, तो चीज़ें ये होती है कि हमको खुद को मतलब सारी चीज़ें सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। कि अगर आप कहीं पर गए हो, मैं जैसे कि फिल्म सिटी गई थी और मेरा नमकीन भुजिया का ऐड था, मैं रात के 2 बजे वहाँ से आ रही थी और वो पूरा ऐसे जंगल जैसा एरिया है गोरेगांव में। तो मैं जब आ रही थी तो मुझे बहुत मतलब ऐसे अनसेफ फील हो रहा था उस टाइम पे कि मैं क्या करूँ। और वो जो ड्राइवर था वो उसने ड्रिंक करी हुई थी। तो मैं एक्चुअली मुझे ये मेरी मम्मी और मेरे ब्रदर ने सिखाया है कि कभी भी दीदी तू कहीं भी जाएगी तो मुझे तू लाइव लोकेशन सेंड करेगी, ठीक है, तू वीडियो कॉल सीधा मुझे कर देना जो भी हो। तो मेरा ब्रदर ऐसा है, मेरे ब्रदर का और मेरा ऐसा रिलेशन कि वो बिल्कुल दोस्त की तरह मतलब ऐसे फ्रेंड रहता है। और मैं सबसे पहले कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसको ही बताती हूँ। फिर मैंने उसको कॉल किया कि मुझे थोड़ा बहुत अनईजी फील हो रहा है, मैं क्योंकि ऑटो वाला ना ड्रिंक किया हुआ है,
है और मुझसे बार बार पूछ रहा है कि मैडम आप डेली यहाँ पर आती हो, आप डेली यहाँ से जाती हो, तो आप मुझे आपका नंबर दे दो, मैं आपको डेली यहाँ पर ड्रॉप कर दिया करूँगा। और वो फिर मुझे ऐसे भी बोल रहा था कि आपकी आंखें बड़ी सुंदर है, बहुत अच्छी लग रही है। फिर मैंने भाई को वीडियो कॉल किया उसके सामने जानबूझकर कि मैं मेरे ब्रदर से बात कर रही हूँ, और मेरे पास दूसरा फ़ोन भी था, मैं हमेशा 2 फ़ोन रखती हूँ। तो मैंने उसको लाइव लोकेशन भी सेंड कर दी, तो वो ट्रैक भी कर रहा था मेरे वहाँ तक, घर तक जाने तक, कि दीदी मुझे तू देकर रख। और मैंने चोरी से, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा खुद को स्मार्ट होना चाहिए लड़कियों को, खुद के लिए, तो मैंने जो नंबर प्लेट होती है वो भी, मैंने नंबर भी उसको सेंड कर दिया था कि ये ऑटो का ये नंबर है। और ऐसे करके फिर मैंने धीरे से ऐसे वो बंदे का भी फ़ोटो सेंड कर दिया था, और वो मुझे मिरर में बार बार देख रहा था। और हम जिस लोकेशन से जा रहे थे, जो मैंने मैप पर लगाया था, और वो इधर उधर से घुमा घुमा के लेके जा रहा था। तो मैं जानबूझ के मेरे ब्रदर से जोर से बात कर रही थी, तो वो इस वजह से थोड़ा ये भी हो रहा था कि यार कहीं प्रॉब्लम नहीं। तो फिर जानबूझ के मेरा भाई भी उधर से बोल रहा था कि दीदी तू 100 नंबर पे डायल कर देना, और मैं यहीं पर हूँ तेरे पास में, 5 मिनट दूर पे हूँ, तो तू यहीं पर है तो रुक जाना। तो फिर मैं जानबूझकर उसको ऐसे, मतलब हम दोनों ड्रामा कर रहे थे भाई बहन, कि वो था इंदौर में, मैं थी मुंबई में, बट हम लोग ऐसे ड्रामा कर रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, ऐसे कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, मैं आ जाऊँगी घर पर। तो उसके बाद फिर मैं ऐसे बात करती रही, और मैंने दूसरे नंबर पे उसने मुझे बोला कि तू 100 नंबर डायल करके रखना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, और वीडियो कॉल मत कटने देना, बाकी मैं चेक कर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैं घर तक पहुँच गई, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, और वो इधर उधर से मुझे घुमा कर तो लेकर गया, जहाँ मैं घर पे आधे घंटे में पहुँचने वाली थी उसने मुझे 1 घंटे में पहुँचाया घर पे। तो मैंने बीच में चिल्ला भी दिया था कि भैया आप मुझे ना थोड़े अलग अलग रास्ते से लेकर जा रहे हो। तो मुझे बोल रहा था कि बोले नहीं मैडम, बोले अभी, बोले ये टाइम है, मुझे पता है, मैं रोज़ डेली फिल्म सिटी आता हूँ, तो मुझे रास्ते पता है, आपको नहीं पता है, आप मुझे आपका नंबर दे दो, मैं आपको डेली छोड़ दिया करूँगा, आप मुझे कम भी पैसे दे देना। तो मुझे थोड़ा वो लग रहा था, बट मुझे ये चीज़ें सिखाई है मेरे भाई ने और मम्मी ने, तो मैंने खुद भी ऐसे कराटे और ये भी सीखे, और मुझे पता है कि अगर कभी ऐसी कुछ चीज़ें हुई तो मुझे उसको कहाँ मारना है, कैसे क्या करना है। और प्लस मैं साथ में चिली स्प्रे रखती हूँ। तो मैं ये हर लड़कियों को स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अपने साथ एक तो नेल कटर या चिली स्प्रे रखो, कि कभी भी आपको ऐसा लगे, या कोई भी अगर वहाँ 2-3 बंदे भी आ जाए, बिल्कुल जल्दी से आप उनके आँखों पे चिली स्प्रे मारो और वहाँ से आप निकल सकते हो। और थोड़ा सा लड़कियों में एक सेल्फ डिफेंस ये होना चाहिए कि लाइफ में हम लोग सब कुछ सीखते हैं, तो कराटे और ये भी चीज़ें सीखनी चाहिए कि इंसान को कैसे वहाँ से निकलना है, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। तो उससे लड़कियां सेफ होती है, और प्लस चाहे आपके पास एक फ़ोन हो, लेकिन 100 नंबर सबसे पहले वो आपकी लिस्ट में रखो, कि आप वो अगर आपने कर दिया तो वैसे ही पता चल जाता है। और आपके घर पे किसी पे भरोसा मत करो, सबसे पहले अपनी फैमिली होती है या क्लोज फ्रेंड्स है, तो उनको पहले ही बोल दो, जब आप बैठने वाले हो तो उनको बता दो कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ, ये मेरा लोकेशन है, लाइव लोकेशन भेज दो, मुझे थोड़ा मतलब अनसेफ फील हो रहा है। तो आपके साथ ये चीज़ें होने से बच सकती है, मतलब जो कि मेरा मानना है, और मैं हमेशा यही अप्लाई करती हूँ। और मैं कहीं भी, अगर मैं मार्केट भी जा रही हूँ, 7 बजे भी जा रही हूँ, तो मैं तो भी चिली स्प्रे अपने साथ में रखती हूँ, कि कभी कुछ वक्त का बोल नहीं सकते हैं, अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में। तो मैं तब भी रख के उसको घूमती हूँ, मेरे बैग में, पर्स में वो हमेशा 24 घंटे रहता है। तो ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा, ये लड़कियों के लिए हाँ, कि ये दो चीज रख के जरूर जाना चाहिए। अभी आप कॉम्प्रोमाइज को कितना मानते हैं, और इसके अंदर कितनी सच्चाई है? और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने या कास्टिंग डायरेक्टर ने कभी आपको आगे से बोला हो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो इस चीज़ पे सच्चाई कितनी है? इसमें अगर मैं बोलूँ कि सच्चाई कितनी है, तो ये चीज़ें जब कोई लड़की नई फ्रेशर आती है तो उनके साथ ये चीज़ें होती है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि मुझे जो मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे, जब हम प्रिंट शूट करते थे, तो वो लोग टीवी सीरियल्स करती थी उस टाइम पे, तो उन्होंने काफ़ी टीवी सीरियल्स किए। तो जो नए मतलब जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि अलग बहुत सारे कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो उनकी थिंकिंग या सोच वैसी होती है, वो सोचते कि यार ये इस सिटी से आई है, नई है, इसको कुछ पता नहीं है, तो वो लोग ट्राई करते हैं नई लड़कियों पे कि
और वो ऐसे सीधा नहीं बोलेंगे आपको कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको मैं इसमें ऐसे लीड दिला दूंगा या कोई कैरेक्टर दिला दूंगा। वो सीधा आपको बोलते कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं आपको काम दिलाऊंगा। आप सीधा बिल्कुल मुंह पर मना करो कि मैं अपने टैलेंट पर जाऊंगी, मुझे पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। आपने थिएटर किया है, आपने एक्टिंग करा है, तो आपको एक दिन ज़रूर वो काम मिल जाएगा। आप खुद आपके लिए लड़ोगे तो आपको कोई भी ये चीज़ बोल ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ें मतलब हर कहीं भी प्रोडक्शन में नहीं होती है लेकिन कम, जो जैसे कि जो छोटे मोटे कोऑर्डिनेटर होते हैं वो लोग ये बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो भी चीज़ें मिलती है सब कुछ टैलेंट बेस पर मिलती है। अगर आप में टैलेंट होगा, आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होगी तो आपको काम मिलेगा, इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगा। तो मैं लड़कियों को यही कहना चाहती हूँ कि जो आप करना चाहते हो लाइफ में, अगर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप उसकी स्टडी अच्छे से करो, तो आपका प्लेसमेंट होगा, आपको वो मुकाम ज़रूर मिलेगा। अगर आप टीचर हो तो वो भी चीज़ें आपको मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप या तो चाहे आप डॉक्टर बनो, क्योंकि आपको वो खुद आपको उसमें उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट था, मतलब मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं खुद ये बोल रही हूँ कि मेरी फैमिली चाहती थी, मेरी मम्मी जी, नानी जी, वो चाहते थे कि मैं एक अच्छी इंजीनियर बनूं, तो मैं वो भी हूँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट था कि मैं एक्टिंग करूँगी, मूवीज़ करूँगी। तो आज मैं इस फील्ड में हूँ, तो वो भी बिना कॉम्प्रोमाइज़ के, क्योंकि मैंने खुद थिएटर किया है और आज मेरे अच्छे कांटेक्ट है, आज मेरे सबसे अच्छे रिलेशन है। तो अगर आपको कोई भी काम मिलता है तो आपको आपके एक अच्छे रिलेशन, आपकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। वो अगर हम ये कहें कि नामुमकिन बोल सकते हैं, लेकिन कोई काम मुश्किल नहीं होता है। अगर आप करोगे तो वो 101% होगा। ये वाला हम लोग का एपिसोड एक वुमेन ओरिएंटेड एपिसोड बन गया है। आपने इतनी सारी जो बातें बताई वो वुमेन से रिलेटेड बताई कि कैसे सेफ रहना चाहिए, इस फील्ड में कैसे आना चाहिए, या आप किसी भी फील्ड में जाओ तो कैसे आना चाहिए। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा जायज़ आप आए हमारे शो में जी, और थैंक यू सो मच। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मेरा बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, और मैं खुद थैंकफुल हूँ पूरी टीम के लिए कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। और हम ऐसे ही पॉडकास्ट करते रहेंगे जी, और डेफिनेटली जब हम नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ तो आप और भी बड़े एक्टर बन चुके होंगे और किसी अच्छे बड़े कलाकार के साथ आप फिल्म में दिखेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।